हेलो दोस्तों, आज हम साइंस के एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि हमारी रियल लाइफ को समझने के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये इस एक्सप्लेनर सीरीज का पहला पार्ट है जहां हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक्सप्लेनर शुरू होने से पहले जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, कभी ध्यान दिया है कि लोहे में यानी आयरन में रस्ट क्यों लग जाता है? या फिर अगर हम दूध को गर्मियों में बाहर छोड़ दें तो वो फट क्यों जाता है? ये सब एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स हैं। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है। हमारे आसपास हर वक्त लिटरली हर सेकंड केमिस्ट्री अपना काम कर रही होती है। तो आज हम इसी पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आखिर ये केमिकल रिएक्शन चीज क्या है? अगर एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस जहां कुछ सब्सटेंसेस एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, यानी उनके अंदर एक बहुत ही गहरा केमिकल बदलाव आता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट क्या होता है? एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बन जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पुराने वाले से बिल्कुल अलग होती हैं। मतलब पुरानी चीजें आपस में मिलती हैं, उनके बॉन्ड्स टूटते हैं और एक फ्रेश नई चीज बनती है। यही तो केमिस्ट्री का असली मैजिक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक क्विक सवाल आप सबके लिए। जो मटेरियल्स इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, यानी जो चीजें शुरुआत में आपस में मिक्स होती हैं, उन्हें साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में जरूर बताओ। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं और किसके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं या जिनमें शुरुआती चेंज आता है, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। जब हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं ना, तो ये हमेशा लेफ्ट साइड यानी LHS पर आते हैं। और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनकर सामने आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमेशा राइट साइड यानी RHS पर होता है। एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में बर्न किया जाता है तो वहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट्स होते हैं। और जलने के बाद जो व्हाइट पाउडर बनता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये एकदम बेसिक रूल है, इसको हमेशा याद रखना है। अब एक बात सोचिए, बार बार ऐसे पूरा नाम लिखना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, थोड़ा लंबा और बोरिंग हो जाता है, राइट? इस लंबे तरीके को हम बर्ड इक्वेशन कहते हैं। पर केमिस्ट थोड़े स्मार्ट होते हैं, उन्हें हर चीज फास्ट और एफिशिएंट चाहिए होती है। इसलिए उन्होंने एक शॉर्ट हैंड तरीका निकाला जिसे स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। इसमें लंबे वर्ड्स की जगह हम डायरेक्ट सिंबल्स और फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। तो अब लंबा सेंटेंस लिखने के बजाय बस Mg प्लस O2 लिखते हैं और एक एरो बनाकर लिखते हैं MgO। ये जो एरो है ना, ये बहुत स्पेशल है। ये बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। अब इस स्केलेटल इक्वेशन को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। सोचो, क्या ये कंप्लीटली बैलेंस्ड लग रही है? जरा ध्यान से देखो, क्या एरो के दोनों साइड पर एटम्स का काउंट बिल्कुल सेम है? फटाफट गेस करो और आंसर कमेंट करके बताओ। देखते हैं कौन इस पजल को सबसे पहले सॉल्व कर पाता है। अगर ध्यान से देखें तो आंसर खुद ही मिल जाएगा। एरो के लेफ्ट साइड यानी LHS पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स दिख रहे हैं, पर राइट साइड यानी RHS पर तो सिर्फ एक ही एटम है। तो एक एटम आखिर कहां गायब हो गया? साइंस के बेसिक रूल्स के हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये अपने यूनिवर्स का एक प्रोफाउंड ट्रूथ है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है कि एरो के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स बराबर होने ही चाहिए। कोई भी चीज हवा में मैजिकली गायब नहीं हो सकती। इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो इस केस में जो परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन होगी वो है 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। एक परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन सिर्फ एटम्स को मैच नहीं करती, वो पूरी केमिस्ट्री की एक कंप्लीट स्टोरी बताती है। एक इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें उसकी फिजिकल स्टेट्स भी बतानी होती हैं। जैसे कि अगर कोई चीज सॉलिड है तो ब्रैकेट में छोटा सा s लिखते हैं, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, और अगर पानी में घुला हुआ सोल्यूशन है यानी एक्वस सोल्यूशन तो AQ लिखा जाता है। सिर्फ यही नहीं, रिएक्शन होने के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे हीट, प्रेशर, सनलाइट या कोई कैटलिस्ट, तो उन्हें उस एरो के ठीक ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ये सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद ही बनती है हमारी एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन।
चलिए अब केमिस्ट्री के एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि दो चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती हैं, पर क्या एक अकेला सब्सटेंस टूटकर दो या उससे ज्यादा नई चीजें बना सकता है? इस सवाल पर थोड़ा सोचिए। वैसे अगर ये एक्सप्लेनर यहां तक समझ आ रहा है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग सिनेरियोस को आपस में कंपेयर करते हैं। एक तरफ क्विक लाइम यानी CaO वाटर के साथ मिलकर स्लेक्ट लाइम बना रहा है। यहाँ दो चीजें स्ट्रांगली आपस में ज्वाइन हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ का सिनेरियो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 हीट करने पर टूट रहा है और दो अलग नई चीजें दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एक जगह दोस्ती हो रही है और दूसरी जगह चीजें अलग हो रही हैं, राइट? और बस यहीं से केमिस्ट्री का अगला कोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जिसे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसको याद रखने का एक सिंपल जनरल फॉर्म है, A+B मिलकर बनाते हैं AB। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कॉन्सेप्ट है। एवरीडे लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कोल का जलना जहां कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिलकर लिक्विड पानी बनाना। ये सब कॉम्बिनेशन के ही बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। और अब आता है दूसरा टाइप, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट का एकदम उल्टा है। यहाँ एक सिंगल बड़ा रिएक्टेंट टूटकर दो या उससे ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में बदल जाता है। इसका जनरल फॉर्म है AB टूटकर बनता है A+B। अब यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि किसी मजबूत केमिकल बॉन्ड को तोड़ना होता है, इस रिएक्शन में यूजुअली बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। अब चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, सनलाइट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, बिना एनर्जी के बॉन्ड नहीं टूटेगा। इसलिए ऐसी सारी रिएक्शंस जहां एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। ये एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है। ओके दोस्तों, अब टाइम है एक फाइनल पॉप क्विज का। अगर A और B मिलकर AB बनाते हैं तो ये एग्जैक्टली किस टाइप की रिएक्शन है? ये कॉन्सेप्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में जरूर बताओ। देखते हैं किसका फोकस आज एकदम शार्प है और कौन सबसे पहले सही जवाब लिखता है। चलिए अब जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं आज के सारे एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स का। पहला पॉइंट, केमिकल रिएक्शंस में हमेशा नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। दूसरा, जो शुरुआत में था वो रिएक्टेंट है और जो नया बनकर सामने आया वो प्रोडक्ट है। तीसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है ताकि एटम्स दोनों तरफ बराबर रहें। और चौथा, कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना और डीकंपोजिशन का मतलब है टूटना और एनर्जी एब्जॉर्ब करना। अगर आपको आज के इस एक्सप्लेनर की डिटेल्स और फ्लो समझ आई हो और ये सच में हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करो। पर केमिस्ट्री की ये पूरी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। सोचिए क्या होता है जब किसी रिएक्शन में अचानक से ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर वहां से पूरी तरह रिमूव हो जाए। ये केमिस्ट्री का सबसे जरूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगले पार्ट में हम इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मिस्ट्री को और ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस को इजीली समझेंगे। तो अगला पार्ट किसी भी हाल में मिस मत करना। मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।